नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग रीट लेवल सेकंड में आने वाले रसायन विज्ञान की स्टडी कर रहे थे। इस केमिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर्स परमाणु संरचना पढ़ा रही थी। उस परमाणु संरचना में मैं आप लोगों को पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मीन्स परमाणु के मूल कणों के बारे में आपको बताया था कि किसने इनकी खोज की थी, क्या इन पे आवेश होता है और इनका कितना द्रव्यमान होता है। उसके बाद हमने बात की थी दो मॉडल्स की। पहला मॉडल हमने पढ़ा था जे थॉमसन मॉडल, और जे थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था कि परमाणु जो है वो तो एक धनावेशित गोला होता है और इस धनावेशित गोले का जो आकार होता है वो 10 की पावर -10 मीटर या कहें कि 10 की पावर -8 सेंटीमीटर या कहें 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। मीन्स परमाणु का जो आकार होता है वो एंगस्ट्रॉन आकार का होता है, एंगस्ट्रॉन की कोटि का होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स उसी तरीके से धसे हुए रहते हैं जैसे तरबूज के अंदर काले कलर के बीज धसे हुए रहते हैं। मीन्स गोले आकार में इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं। मीन्स जे थॉमसन के इस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन्स के वितरण के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमें डिफाइन नहीं किया था। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया और रदरफोर्ड मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि सोने की पतली पन्नी के ऊपर इसने अल्फा कणों की बौछार की। क्या की? अल्फा कणों की बौछार की। और उसके बाद ये जो अल्फा विकिरण निकल रही है, इन विकिरण को जिंक सल्फाइड के पर्दे पे लिया गया और ये देखा कि इससे बहुत सारे कण तो इससे बाहर निकल गए। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा रदरफोर्ड ने कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला होता है। फिर क्या कहा कि कुछ एक कण जो थे वो इससे टकरा के विक्षेपित हो गए। कुछ कण थे जो इसके मिडिल पॉइंट के इस कोने से गए और विक्षेपित हो गए, इस तरीके से विक्षेपित हो गए। इसका मतलब इस परमाणु का जो धनावेश है वो एक केंद्र बिंदु में उपस्थित होता है। उसके बाद इसको अचंभा आया कि लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो इसके मिडिल पॉइंट से टकराया और वापस लौट आया। इसका मतलब ये कहा कि संपूर्ण धनावेश इनके केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। और इसी को कहा कि संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान भी जो है वो एक केंद्र में ही स्थित होता है और इसको क्या नाम दिया? नाभिक का नाम दिया। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। क्या कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो वो धीरे 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 विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण उत्सर्जित करेगा तो क्या होगा? इसकी एनर्जी कम होती हुई चली जाएगी और धीरे धीरे इसका पाथ छोटा होता हुआ चला जाएगा। मीन्स एक ऐसे सिचुएशन आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें गिर जाएगा। तो इसने परमाणु के किसके बारे में नहीं बताया? परमाणु के स्टेबिलिटी के बारे में डिफाइन नहीं किया, स्थायित्व के बारे में नहीं बताया और न ही इलेक्ट्रॉन्स के वितरण के बारे में बताया। इन सब कमियों को दूर करने के लिए अब हम मॉडल पढ़ेंगे। यहां तक का पोर्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा चुकी। अब जो मॉडल पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे बोर मॉडल। थर्ड मॉडल था बोर मॉडल। सबसे प्रचलित मॉडल है बोर मॉडल और सबसे प्रथम मॉडल है
जे जे थॉमसन का। परमाणु का सबसे पहला मॉडल, परमाणु संरचना का जे जे थॉमसन का। सबसे प्रचलित मॉडल जो है वो बोर मॉडल है, और सबसे नया या आधुनिक मॉडल जो है वो हम पढ़ेंगे आगे, सोमरफेल्ड मॉडल। तो तीसरा मॉडल पढ़ा रही हूं मैं आपको, बोर मॉडल। बोर मॉडल जो था वो नील्स बोर ने दिया, साइंटिस्ट थे नील्स बोर। जब बोर मॉडल दिया गया, जब तक क्या आ गया था, क्वांटम सिद्धांत आ गया था। क्या आ गया था? क्वांटम सिद्धांत आ गया था। मीन्स इसने भी इसी क्वांटम थ्योरी को काम में लिया, इसी क्वांटम थ्योरी को काम में लिया। क्वांटम थ्योरी क्या थी कि जब कोई भी पदार्थ ऊर्जा को उत्सर्जित करता है या ऊर्जा अवशोषित करता है, तो वो लगातार न करके छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में करता है, जिसको क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है। एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? एच न्यू होती है। बोर ने भी इसी क्वांटम सिद्धांत को यूज किया, और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये निश्चित ऊर्जा के कोष में चक्कर लगाते हैं। क्या कहा? उस रदरफोर्ड ने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और इन कक्षाओं को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन बोर ने क्या कहा कि ये जो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इन कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। मीन्स पहला तो क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के कोश में चक्कर लगाते हैं। और इनको इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिट ऑर्बिट या विविक्त कक्षा कहते हैं, विविक्त कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविक्त कोष कहा जाता है। इसी को उन्होंने क्या बोला? ऊर्जा स्तर भी कहा। क्या कहा? ऊर्जा स्तर भी कहा। दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस निश्चित ऊर्जा के कोष में चक्कर लगाते हैं, तब न तो ये ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और न ही ये ऊर्जा अवशोषित करते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स निश्चित ऊर्जा के कोष में चक्कर लगाएंगे, मीन्स अब ये न तो ऊर्जा अवशोषित कर रहे हैं और न ही उत्सर्जित कर रहे हैं। तो जब न तो अवशोषित करेंगे न उत्सर्जित करेंगे, जब इससे ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी तो इसका पाथ छोटा नहीं होगा, और पाथ छोटा नहीं होगा तो ये न्यूक्लियस में नहीं समाएगा। मीन्स बोर मॉडल में रदरफोर्ड मॉडल की कमी तो दूर करती है कि परमाणु तो स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि जब ये निश्चित ऊर्जा के कोष में चक्कर लगा रहे हैं, निश्चित ऊर्जा के कोष में जब ये चक्कर लगाते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो न तो ऊर्जा अवशोषित होती है, तो न तो ऊर्जा अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती है। ऊर्जा का अवशोषण, मैं एक साथ लाइन लिख रही हूं शॉर्ट फॉर्म में, वह उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन
एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो ऊर्जा परिवर्तन हो सकता है। तो तीसरी बात क्या कही, जब भी इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरी कोष में जाता है तो ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन ऊर्जा अवशोषित भी हो सकती है और ऊर्जा उत्सर्जित भी हो सकती है। ये परिवर्तन निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष से कौन से कोष में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निम्न ऊर्जा कोष से उच्च ऊर्जा कोष में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है। जब ये निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है, और जब ये उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स किन्हीं दो कोषों में जाता है या आता है, किन्हीं दो में सिमिलर होंगी, तो इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर है, मीन्स उसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा और उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मान क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या सिद्धांत अपनाया था, क्वांटम सिद्धांत अपनाया था कि इसके द्वारा न तो ऊर्जा लगातार अवशोषित की जाती है और न ही ऊर्जा लगातार उत्सर्जित की जाती है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। तो ये जो ऊर्जा अंतर है डेल ई, ये होगा किसकी ऊर्जा, इस कोष की ऊर्जा माइनस में इस कोष की ऊर्जा। उच्च ऊर्जा स्तर के कोष की ऊर्जा माइनस में निम्न ऊर्जा स्तर के कोष की ऊर्जा, और वो वैल्यू होती है एच न्यू के इक्वल। किसके इक्वल होगी, एच न्यू के इक्वल। यहां तक क्लियर। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब ये इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग का मान जो है वो h/2π के पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चक्कर लगाता है तो उसके पास कोणीय संवेग होगा, और ये जो कोणीय संवेग था ये क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू निकाला गया था। तो क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, फोर्थ पॉइंट सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं कोष में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का मान क्या हो, h/2π का पूर्णांक हो। कोणीय संवेग, यदि इलेक्ट्रॉन का मास m है और इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी v है, और इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस r है, मीन्स उसकी रेडियाई जो है वो r है, तो इनका कोणीय संवेग mvr किसके इक्वल होगा, nh/2π, h/2π के पूर्णांक के इक्वल। n की वैल्यू क्या होगी, पूर्णांक में होगी, मीन्स इंटीजर नंबर होंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्लियर? एक इक्वेशन तो इन्होंने ये यूज की। दूसरी इक्वेशन देखो अब, फिफ्थ पॉइंट, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन कक्षाओं में, इन कोषों में चक्कर लगाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे दो बल कार्य करते हैं, दो तरीके के बल कार्य करते हैं, एक अपकेंद्रीय बल और एक अभिकेंद्रीय बल। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जब कोष में चक्कर लगाते हैं
तो दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन से बल? अभिकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल तो जो है वो आकर्षण बल होता है। ये जो है इसके अंदर क्या है? धनावेश, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है? ऋणावेश। क्या होगा? ये धनावेश इस ऋणावेश को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इसी बल को, इस आकर्षण बल को ही क्या कहा? अभिकेंद्रीय बल। किसकी ओर लग रहा है ये? परिधि से केंद्र की ओर। ये परिधि कहलाती है। ये गोला ही तो है, गोला है, उस गोले के बाहर का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। तो ये किसकी ओर लग रहा है? परिधि से केंद्र की ओर। किसकी ओर लगता है ये? परिधि से केंद्र की ओर। और कितना होता है आकर्षण बल? जब दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच हम आकर्षण बल निकालते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू होती है, उसी वैल्यू का हम यूज करते हैं। ये होगा ZE² अपॉन R²। किसके इक्वल होगा? ZE² अपॉन R²। ये डिस्टेंस R है, इसके ऊपर चार्ज E है, और ये क्या है? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में क्या होंगे? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन तो होगा नहीं, हम तो ये जो बात कर रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पे तो चार्ज कितना है? E ही है। एक ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है जिसको हम E से डिनोट करते हैं। अब इसके ऊपर जो चार्ज है, किस पे? न्यूक्लियाई के ऊपर। हमें पता है कि एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है। एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही चार्ज होता है। बस एक पे धनावेश है, एक पे ऋणावेश है। चार्ज की मात्रा तो दोनों की बराबर ही होती है। तो ये तो E हो गया, एक प्रोटॉन पे चार्ज। अब कितने प्रोटॉन है? जितना उस एटम का परमाणु क्रमांक है, जितना उसका परमाणु क्रमांक है। मीन्स कितने प्रोटॉन है? Z प्रोटॉन है। तो Z प्रोटॉनों पे टोटल चार्ज कितना हो गया? Ze। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, मीन्स उन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों के बीच दूरी का स्क्वायर। ये क्या है मैंने? ये क्या होगा हमारा? अभिकेंद्रीय बल होगा। अभिकेंद्रीय मीन्स केंद्र की ओर, ध्यान रहेगा। अब अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल जो आता है ये इनके कोणीय संवेग के कारण आता है। किसके कारण आता है? कोणीय संवेग के कारण आता है। भाई उसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। गति करेंगे, दोनों पे आवेश सेम है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स पे आवेश सेम होगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण करेगा तो ये बाहर की ओर लग रहा है। किससे लग रहा है? मीन्स प्रतिकर्षण करेगा तो ये गोला फैलेगा। तो ये जो बल लग रहा है ये किसकी तरफ लग रहा है? ये बल लगेगा केंद्र से परिधि की ओर। कौन सा बल लगता है? ये प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल।
ये प्रतिकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? कोणीय संवेग के कारण। पूछ लिया जाता है आपसे कि अभिकेंद्रीय बल जो है, अपकेंद्रीय बल जो है, वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आप क्या बताओगे? किसके कारण? कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न होता है। कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न होता है और इसकी वैल्यू होती है, कोणीय संवेग की वैल्यू क्या है? mvr। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? mvr। मास, v वेलोसिटी और r उनके बीच की डिस्टेंस। जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, मीन्स साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था मीन्स न तो इलेक्ट्रॉन उस कोष से बाहर जा रहा है और न ही इलेक्ट्रॉन उस कोष दूसरे कोष में अंदर आ रहा है। उस केस में ये दोनों बल कौन से? अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तभी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस कोष को छोड़ के नहीं जाता है। अब इनमें से कोई भी एक बल ज्यादा करने पे वो उस कोष को छोड़ के जा सकता है। तो क्या होगा? साम्य अवस्था में अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या होंगे? बराबर होंगे। मीन्स दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई, mvr इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके बोर ने इनके लिए ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा निकाली, एनर्जी कैलकुलेट की। इन ऊर्जा स्तर या कोष के लिए क्या निकाली? एनर्जी कैलकुलेट की। और उस एनर्जी की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, हमें इसके डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हमसे, तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। तो En की वैल्यू कैलकुलेट क्या की? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, और एन क्या है? ऊर्जा स्तर या कोषों की संख्या। पहले कोष में है, दूसरे कोष में है, तीसरे में है, चौथे में है, उसकी वैल्यू है। के वन कोष होता है, एल दूसरा कोष होता है, एम तीसरा कोष होता है। मीन्स इसने के एल एम एन की फॉर्म में भी दे दिया, 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस ऊर्जा की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएंगे, 2-3। ये कोष के साथ किस तरीके से परिवर्तित होती है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद इस बोर ने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा लिया था, उस स्पेक्ट्रा के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।